यूपी के प्रयागराज से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित धरवई थाना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है लखरावा। तारीख 15 नवंबर 2025, समय सुबह लगभग 8:30 बजे। गांव के कुछ बच्चे रोज की तरह खेतों की ओर टहलने निकले थे। तभी उनकी निगाह दो कुत्तों पर गई। एक कुत्ते के मुंह में इंसानी कान था और दूसरे के दांतों में उलझे लंबे बाल। बालों की लट देखकर साफ लग रहा था किसी युवती के हो सकते हैं। बच्चों को झटका लगा, कान किसका है, बाल किसके हैं। वे कुत्तों के पीछे भागे और आसपास ध्यान से देखने लगे। तभी थोड़ी दूरी पर मिट्टी में आधा खुला एक गड्ढा नजर आया। करीब जाकर देखा, गड्ढे के भीतर एक हाथ बाहर की तरफ निकला हुआ था और थोड़ा सा ऊपर एक सिर का हिस्सा भी दिखाई दे रहा था। इस कहानी में आगे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से एक सन की फौजी और एक कम उम्र की लड़की, जिसे यह लग रहा था कि वो किसी फौजी से प्यार करती है, क्योंकि जिससे वो प्यार करती है वो भारत माता की रक्षा करता है और इसकी रक्षा वो और अच्छे से कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। उम्मीद करूंगा आज की इस कहानी को आप पूरा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो शायद प्यार से भरोसा उठ जाए और आप किसी पहचान, ओहदे या फिर बहुत बड़ी शख्सियत नहीं, बल्कि उसे चुनना पसंद करेंगे अपनी जिंदगी में जो आपको खुशी दे सके, ना कि आगे जाकर वो मौत। बच्चे जब ये कुछ देखते हैं तो वो चीख पड़ते हैं। उनकी पुकार सुनकर पल भर में आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ ही मिनटों में भीड़ हजारों में पहुंच जाती है। सूचना धरवई थाना प्रभारी को तत्काल दे दी जाती है और एसीपी चंद्रपाल तक मौके पर पहुंच जाते हैं। भारी पुलिस बल, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर बुला ली जाती है। पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू की। लाश की हालत देखकर अंदाजा हुआ कि यह हत्या नया मामला है। सड़ी नहीं थी लाश, शायद 2-3 दिन पुरानी रही होगी। अब इंतजार सबको है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सबसे पहले गला दबाया गया और फिर किसी धारदार हथियार से गर्दन, चेहरा और सिर पर कई वार किए गए। यह खुलासा हुआ, लेकिन युवती कौन थी? सवाल तो यह भी है जिसकी लाश मिली है, क्यों उसे मारा गया? पुलिस ने 3 टीमें इस जांच के लिए बनाई। पूरी कोशिश शुरू की गई। प्रयागराज के सभी क्षेत्रों में, फाफा मऊ ले लीजिए, फूलपुर ले लीजिए, सोराव, नवाबगंज या फिर होलागढ़, मांडा, सभी जगह एक ही संदेश जो है वो प्रसारित किया जाता है। 20 से 25 साल की किसी युवती की लाश मिली है जिसकी पहचान जरूरी है। कई घंटे बीत जाते हैं, कोई सुराग नहीं मिलता। तभी कैंट थाना क्षेत्र से एक परिवार पुलिस के पास रोता हुआ आया। उन्होंने शव की तस्वीर देखकर कहा, यह हमारी भतीजी साक्षी लग रही है, जिसकी उम्र 17 साल है। कटरा के पास इंटर कॉलेज में 11वीं की छात्रा थी। साक्षी मूल रूप से सोराव के एक गांव की रहने वाली थी। पिता मुंबई में ड्राइवर थे। मां के गुजरने के बाद वह अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी, क्योंकि चाची बीमार रहती थी और घर में मदद की जरूरत हुआ करती थी। रोज साक्षी वहीं से स्कूल जाया करती थी। 10 नवंबर की सुबह भी वह स्कूल कहकर अपने घर से निकली, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। परिवार ने कैंट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। 17 साल की लड़की साक्षी कहीं चली गई होगी, इसे सोच के कारण मामला वहीं अटक जाता है। इधर धरवई में पुलिस को घटनास्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर कानपुर वाराणसी हाईवे पर एक स्कूल बैग मिलता है। बैग में कॉपी, किताबें, एक आईना, कुछ मेकअप के सामान, आधार कार्ड और एक छोटी सी सिंदूर की डिबिया थी।
यह देखकर पुलिस को शक हो जाता है कि मामला प्रेम प्रसंग का हो सकता है। साक्षी के मोबाइल में कोई सिम नहीं मिलता, वह सिर्फ एक वाईफाई पर चलता था। मोबाइल डेटा पुलिस को बहुत मदद नहीं दे पाया, लेकिन कॉपी के हर पन्ने की जांच शुरू की गई। 14वें पेज पर दीपक नाम बहुत छोटे अक्षरों में लिखा मिला। 16वें पन्ने पर बेहद बारीक है हैंडराइटिंग है। उसमें एक मोबाइल नंबर भी मिला। नंबर जब उस पर मिलाया जाता है तो वो बंद आता है, लेकिन लास्ट लोकेशन उन्हीं इलाकों की थी जहां पर यह शव मिला था। सर्विलांस में पता चलता है कि नंबर पिछले कई दिनों से इसी रेंज में घूम रहा था। नाम और लोकेशन मिलाकर पुलिस ने जांच बढ़ाई। फिर पता लगता है कि यह नंबर हर्षवर्धन सिंह यादव उर्फ दीपक कुमार का है, जिसकी उम्र करीब 26-27 साल होगी। ये साल 2018 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। उसकी पोस्टिंग पहले जम्मू कश्मीर में थी और अप्रैल 2025 में पटियाला में ट्रांसफर कर दिया गया। और सबसे अहम, वह साक्षी के ही जिले का रहने वाला था, दरवई। इसी के आसपास के एक संगू गांव है, वहां का ही है। पुलिस ने जाल बिछाई। पुलिस की तरफ से जाल बिछाया जाता है और दीपक को गिरफ्तार कर दिया जाता है। पूछताछ में दीपक पहले बार बार अपने बयान बदलता है, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाता। अंत में उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि इंस्टाग्राम पर साक्षी का अकाउंट देखने के बाद उससे बातचीत शुरू हुई थी। दोस्ती बढ़ी, चैटिंग और वीडियो कॉल होने लगे। जून 2025 में दोनों पहली बार मिलते हैं। लड़की उससे सच्चा प्रेम करने लगती है, जबकि युवक के लिए यह बस एक टाइम पास था। नवंबर के पहले सप्ताह में दीपक ने इंस्टाग्राम पर अपनी तयशुदा शादी वाली लड़की की फोटो डालकर लिखता है, आपकी भाभी। यह देखकर साक्षी टूट गई। उसने दीपक से पूछा, मेरे साथ प्यार, चैटिंग, वीडियो कॉल, तमाम चीजें करते गए और शादी किसी और से। दीपक कहता है, शादी तय है, 30 नवंबर को बारात आएगी। साक्षी भड़क जाती है, अगर तुमने शादी नहीं तोड़ी तो मैं बारात में पहुंचकर सबके सामने हंगामा करूंगी। तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। दीपक डर गया। 8 नवंबर को वह छुट्टी लेकर घर आया था शादी की तैयारी के लिए। उसने साक्षी को कई बार समझाया, पर वह अपनी बात पर अड़ी रही। फिर 10 नवंबर को उसने साक्षी को बालसन चौराहे पर बुलाया। साक्षी स्कूल के नाम पर घर से निकलती है, बालसन चौराहे पहुंचती है। दीपक बाइक से आता है और उसे आजाद पार्क ले गया। 5 घंटे दोनों वहीं बैठे रहे, आपस में बातचीत करते रहे। दीपक समझाता रहा, पर लड़की उसी बात पर अड़ी है, शादी तुमसे ही होगी। फिर वे भारद्वाज आश्रम गए। 1.5-2 घंटे वहीं रहते हैं, लेकिन नतीजा वही है। साक्षी ने कहा, मैं सिंदूर भी लाई हूं, आज शादी तुम्हें करनी पड़ेगी। दीपक ने बहाना बनाया, चलो घर चलते हैं, मां पिता से मिलवाता हूं, मंदिर में शादी कर लेंगे। वह उसे सुबतिया बाग शास्त्री पुल अंधावा होते हुए कुसुमगढ़ गांव के पास लेकर आया। गांव से 700 मीटर पहले ही एक बगीचे में रुक गया। अंधेरा हो चुका था। वहीं उसने एक आखिरी बार लड़की को समझाने की अंतिम कोशिश की, पर साक्षी फिर बोली, शादी सिर्फ तुमसे ही करनी है। तभी दीपक ने मौका देखकर उसी की चुन्नी से गला दबा दिया। लड़की बेहोश होने लगी। फिर उसने अपने साथ रखे चाकू निकाले और गर्दन, चेहरे और सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। साक्षी वहीं मर चुकी है। इसके बाद वह मंदिर गया, वहां से फावड़ा उठाया, वापस आया, बगीचे में गड्ढा खोदा और शव दफना दिया। उसे भरोसा था, मोबाइल बंद कर दिया है, लोकेशन नहीं मिलेगी, इंस्टाग्राम से पुलिस का कोई सुराग नहीं मिलेगा। उसने 3 दिन तक रोज जाकर देखा कि लाश वही है या फिर नहीं, लेकिन 15 तारीख को उससे पहले ही बच्चे, फिर जनता और पुलिस पहुंच जाती है। वह भीड़ में सब कुछ देखता रहा, सोचता रहा कि वह बच जाएगा, पर वह यह भूल गया कि हाईवे पर फेंका गया स्कूल बैग ही उसका अंत बन जाएगा। कॉपी, नाम, नंबर सब कुछ खो गया। पुलिस से उसे गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया। अब न नौकरी बचेगी,
न शादी न इज्जत, और एक मासूम लड़की की जिंदगी खत्म हो गई। इस पूरी घटना का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि चेतावनी देना है। सोशल मीडिया पर बनने वाले दिखावटी रिश्ते अक्सर कांच की तरह होते हैं, ऊपर से चमकते हैं, भीतर से बेहद नाजुक। प्रेम और चाहत में फर्क होता है। चाहत बदल सकती है, इश्क नहीं। इसलिए किसी को भावनाओं में उलझाकर उसकी जिंदगी से खेलना कभी सही नहीं। अंजाम कभी कभी इतना भयानक होता है कि पूरी दुनिया बदल जाती है। मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी से गुजारिश है, इस एपिसोड को दूसरों के साथ शेयर करिए, और प्लीज अगर आप भी इस तरीके के काम करते हैं, मत करिए, किसी के साथ मत खेलिए। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि वो सिंदूर की डिब्बी जिसे एक 17 साल की लड़की 11वीं में पढ़ने वाली साक्षी लेकर पहुंचती है, इस कोशिश में, इस भरोसे पे कि जिससे वो प्रेम करती, आज वो उससे शादी करेगा। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी जिस पर हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, वो आपको इस कदर तोड़ देता है कि आप ना तो वहां से उठ पाते हैं, ना बोल पाते हैं, और ना ही इस दुनिया में रह पाते हैं। नमस्ते।